हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल, अलवर, राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है भारतीय संविधान के प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका प्रियम्बल भी कहते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये टॉपिक जो लिया गया है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वह राजस्थान में जो होने वाला रीट का जो पेपर है उसमें, उसके साथ साथ आरएएस प्री, आईएएस का पेपर, या आप राजस्थान ही नहीं भारत के किसी भी स्टेट का कोई पेपर दे रहे हैं तो उसमें हर जगह एसएससी वगैरह में सभी में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रीट में देखने में यह आया है कि पिछले पेपर्स को हम देखें तो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है और आगामी दिनों में भी आने का इसका चांस है। इसके पीछे रीजन यह है क्योंकि देखिए, दो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो प्रस्तावना और एक मूल कर्तव्य। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चा बचपन से ही पढ़ता आता है, लेकिन ध्यान रखिए अब यह पढ़ने शब्द को थोड़ा सा हमें सुधार करना है, क्योंकि अब राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई की किसी भी क्लास की किसी भी सब्जेक्ट की बुक को आप ले लें, ये दो टॉपिक प्रस्तावना और मूल कर्तव्य, जिसे हम प्रियम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, ये दोनों हमें वहां मिलते हैं। लेकिन इत्तेफाक ये रहता है कि बच्चा कभी भी इन टॉपिक्स पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे ये बात ध्यान में दिलाई ही नहीं जाती है अध्यापकों के द्वारा कि इससे भी कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। और चूंकि रीट का जो पेपर विशेष तौर पे है, यहां से बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए यहां जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनको पढ़ने की हम सलाह सबसे ज्यादा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो ये टॉपिक आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो लेक्चरों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है और इसके नोट्स, इसके जो स्लाइड्स हैं उनसे आप आराम से बना लेंगे। एक बात और हम यह कहना चाहेंगे, यदि कोई स्टूडेंट जो इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, उससे निवेदन है कि वह इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप सभी, और एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी जो हौसला अफजाई होती रहे और हमें लगता रहे कि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत सही दिशा में जा रही है। तो आज का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, हम इसको और चर्चा कर रहे हैं इस प्रस्तावना के ऊपर। हमारे जो बिंदु रहेंगे उसमें प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना विश्व में सबसे पहले किस देश के संविधान के अंदर उसको रखा गया था, हमने प्रस्तावना जो हमारी है उसकी भाषा किस देश के संविधान से ली है, प्रस्तावना के उद्देश्य, प्रस्तावना पर वाद, प्रस्तावना के महत्व पर अनेक विद्वानों के क्या क्या विचार रहे हैं, उन सभी की मैं आपको बहुत ही सविस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो लेक्चर में तैयारी कराने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी तैयारी को, जिसका नाम है, जो टॉपिक है हमारा वो है प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। मित्रों, प्रस्तावना जो है वो विश्व में सबसे पहले अमेरिका के संविधान के अंदर समाहित की गई थी। हालांकि विश्व का प्राचीन संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान माना जाता है, लेकिन प्रस्तावना के समाहित की दृष्टि से सबसे पहले जो नाम आता है वो अमेरिकी संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान की बात होगी। प्रस्तावना से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि संविधान निर्माताओं के आदर्श, उनके विचार, वहां की जनता का ध्येय क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जो देती है वह संविधान की प्रस्तावना देती है। संविधान की उद्देशिका पर मैं चर्चा करूं, पहले मैं आपको संविधान की उद्देशिका यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह उद्देशिका, अब मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी इस प्रस्तावना को बहुत ही ध्यान से एक बार पढ़ लें और उसे 3-4 बार उसको लगातार पढ़ें, ताकि उसकी बारीकियां जो है हमें पता लग जाएं। क्योंकि इस प्रस्तावना से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो राजस्थान के अंदर हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, और रीट के अंदर भी 2-3 बार क्वेश्चन इसमें आ चुका है।
इस दृष्टि से उद्देश्य का वाला टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये बन जाता है। अब हम इसके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में जो प्रस्तावना शामिल की गई है उससे संविधान के जो उद्देश्य हैं और प्रयोजन हैं वो स्पष्ट होते हैं। राष्ट्र के जीवन की अभिव्यक्ति जो कि प्रस्तावना है, इसे संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ की तरह देखा जाता है। यह संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करती है। इसके प्रकाश स्तंभ की रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं संविधान निर्माताओं के विचार, उनके सपने और आदर्श। स्पष्ट होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय, हमारी दिशा क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का आधार है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें बनाया गया और 17 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा ने उद्देशिका को अंतिम रूप से स्वीकार किया था। प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वह हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली है। अब आपको इस प्रश्न को खासतौर पर ध्यान रखना है। यदि प्रश्न हमारा यह आता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से उद्धृत है या ली गई है, तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। यहां एक बात कहना चाहेंगे, जो अभी प्रारंभ में मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि जो उद्देशिका आपको दिखाई थी, उस उद्देशिका में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो वाक्य है, यह वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अमेरिकी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है हम अमेरिका के लोग। हमें हमारी जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो अब आपको नेक्स्ट प्रश्न पे क्या ध्यान रखना है। यदि ये प्रश्न हमारा आता है कि हम भारत के लोग वाक्य किस देश के संविधान से उद्धृत है या लिया गया है, तो वो है अमेरिकी संविधान होगा। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी यहां से एक क्वेश्चन आया था, इसी लाइन में से आया था कि प्रस्तावना में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें ऑप्शन था ए लोग, बी नागरिकों, सी लोग व नागरिकों, तो एक चौथा ऑप्शन और था। तो यहां बच्चे उस समय काफी कंफ्यूज थे क्योंकि क्वेश्चन उन्हें बहुत ज्यादा टफ लग रहा था। लेकिन अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कहां सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास से जो किताबों को पढ़ते आ रहे थे, उसी किताब के पीछे कभी हमने ढंग से देखा नहीं। तो उसमें क्या है कि जो देखते तो हमें ध्यान होता कि इसमें दोनों शब्दों का प्रयोग है, इसमें लोग शब्द का प्रयोग भी है और इसमें नागरिक शब्द का प्रयोग भी है। अब हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के महत्व पर। प्रस्तावना के महत्व पर अनेक विद्वानों के द्वारा अपनी बात कही गई है, जिन्हें परिभाषाओं का रूप दिया गया है। आप ध्यान रखिए, यहां से क्वेश्चन एक बहुत इजी गोइंग तरीके से पूछा जाता है कि जैसे कि संविधान की राजनीतिक कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है, या प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली बताने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार बताया है। यहीं पंडित गोविंद दास जो हैं, उन्होंने आदि वाक्य व संविधान की आधारशिला जो बताया है वो प्रस्तावना को बताया है। सर अर्नेस्ट पार्कर जो रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है और पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोला है। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को बताया है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहां हमें इन परिभाषाओं को याद रखना बेहद जरूरी है। अब आप सभी को इस ट्रिक पर ध्यान देना है और इस ट्रिक को आप पढ़ें बहुत सिंपल तरीके से। देखें, ये ट्रिक है हमारी कि मुंशी की कुंडली को, एक मुंशी नामक व्यक्ति रहे हैं और कुंडली जो जन्म कुंडली होती है, एक भाव हमें दिमाग में थोड़ा बनाना है, एक प्रारूप हमें तैयार करना है कि मुंशी नामक कोई व्यक्ति रहे हैं, उनकी जो कुंडली का कोई विचार आया
अब उसी को हमने ट्रिक बनाया है। तो आप देखें कि मुंशी की कुंडली को कृष्णा ने सपनों का विचार माना, यानी कि मुंशी की कुंडली बनानी थी और उसके लिए कृष्णा नामक व्यक्ति ने सपनों का विचार माना था। तो मुंशी की कुंडली को कृष्णा ने सपनों का विचार माना, तब पंडित गोविंद ने आधार व पालकी वाला ने परिचय दिया। यानी कि इससे पहले ना तो पंडित गोविंद है वो आधार दे रहे हैं, ना पालकी वाला जो है वो परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कब किया? जब कृष्णा ने सपनों का विचार माना। और किसे माना? मुंशी की कुंडली को कृष्णा ने सपनों का विचार माना, तब पंडित गोविंद ने क्या दिया? आधार, और पालकी वाला ने परिचय दिया। अब यहां आपको याद हो गया? ओके। तब जाकर क्या हुआ? तब जाकर ठाकुरदास की आत्मा कुंजी पाकर तृप्त हुई थी। क्या हुई थी? ठाकुरदास जो हैं उनकी आत्मा कुंजी पाकर के तृप्त हुई। एक बार फिर से रिपीट करें हम कि मुंशी की कुंडली को कृष्णा ने सपनों का विचार माना, तब पंडित गोविंद ने आधार व पालकी वाला ने परिचय दिया, तब जाकर ठाकुरदास की आत्मा कुंजी पाकर तृप्त हुई। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहां आप देखें हमें कुछ शब्दों को विलुप्त कर देना है और हमारे जो शब्द काम के वो हम ले रहे हैं। अब इस ट्रिक पर यहां पर आप देखें कि मुंशी को हमने गोल किया है और कुंडली को गोल किया है। इट मीन्स क्या हुआ कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। क्योंकि वहां ध्यान रखिए आप कि आपकी जो परीक्षा है, जो रीट की परीक्षा ये होगी, वो या अदर कोई एग्जाम्स आपके हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें, तो आप ध्यान रखिए मुंशी की जो कुंडली है, मुंशी की कुंडली यानी कि राजनीतिक कुंडली कहने वाले कौन हो गए? मुंशी हो गए। सपनों का विचार किसका है? कृष्णा का है। तो प्रस्तावनाओं को सपनों का यानी कि दीर्घकालीन सपनों का विचार मानने वाले कौन थे? वो हैं कृष्णा। यानी कि कृष्णा का आपको मिलेगा तो वहां क्या होगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। पंडित गोविंददास जो रहे हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आधार बताया। तो प्रस्तावना को संविधान का आधार बताने वाले कौन है? पंडित गोविंददास। और यानी पालकी वाला जो है उन्होंने, चूंकि पालकी वाला ने क्या दिया? परिचय दिया। तो यानी पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या बताया? संविधान का परिचय पत्र बताया। और पंडित ठाकुरदास जो रहे हैं उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। यही पारकर जो रहे हैं, अर्नेस्ट पारकर, उन्होंने संविधान की जो कुंजी बताया वो प्रस्तावना को, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताने वाले कौन है? पारकर। अब मैं समझता हूं कि आपको ये जो 6 परिभाषाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक महत्व और है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वैश्विक स्तर पर 3 बड़ी क्रांतियां जो हुई हैं उनके महत्वपूर्ण तत्व भी इसमें समाहित हैं। रूसी क्रांति से जो शामिल हुआ है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो रूसी क्रांति से उद्धृत है, उसी क्रांति से प्रभावित है। अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया गया और फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को शामिल किया गया है। अब ये प्रश्न तीनों अलग अलग हैं कि रूसी क्रांति का प्रभाव आर्थिक समानता में दिखता है, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव राजनीतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दिखता है, और फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अंदर शामिल किया गया है। प्रस्तावना के माय डियर फ्रेंड्स यहां वैसे मूलतः 4 तत्व मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन यहां हम 5 तत्वों को थोड़ा पढ़ेंगे। प्रस्तावना का जो मूल तत्व है उसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वो है अधिकार का स्रोत। संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, यानी कि माने भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो भारत की जनता में समाहित है। प्रस्तावना में आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है कि हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन आती है कि हम संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिग्रहित करते हैं। तो ये जो बात है
तो शक्ति जो तमाम रूप से जो निहित है वो निहित है जनता में, समाहित है जनता में। मित्रों, दूसरा जो तत्व है मूल रूप से प्रस्तावना का, वो है हमारे देश की प्रकृति, यानी कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का नेचर है वो कैसा है। तो भारत का नेचर जो है, भारत जो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है। ये भारत का भारतीय नेचर की, भारत की प्रकृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम यहां पर चर्चा टू द पॉइंट करेंगे और उन प्रश्नों को फोकस ज्यादा करेंगे जिन पर हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। मित्रों, भारत, अब आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब हम भारत के लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो ये जो 5 शब्द आपके पास आ रहे हैं कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, इन 5 शब्दों का सही क्रम एग्जामिनर का कभी कभी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन हालांकि एक बार मुंबई रेलवे का जो पहले एग्जाम हुआ, काफी पहले की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि इन शब्दों का सही क्रम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो शब्द आएगा वो प्रभुत्व संपन्न आएगा, दूसरे नंबर पे समाजवादी आएगा, तीसरे नंबर पे पंथनिरपेक्ष आएगा, चौथे नंबर पे लोकतांत्रिक होगा और 5वें नंबर पर गणराज्य होगा। अब यहां भी हो सकता है कि आपको एक समस्या हो जाए कि सर इनको अब याद कैसे करें, कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं काफी बार के हजारों लाखों बार ये शब्द बच्चों को मुझसे सुनता हूं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। तो आप ध्यान रखिए, इसके लिए भी हम लोग हम अपने माइंड को क्रिएटिव बना करके एक शॉर्ट ट्रिक से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक शब्द याद रखना है और वह है प्रसप लोग। सिर्फ माइंड में एक शब्द रखिए, वो है प्रसप लोग। अब ये प्रसप लोग जो शब्द है, यही शब्द इनका क्रम आपके सामने तैयार कर देगा। तो आप इस क्रम को सामने देखें कि प्रसप लोग, तो प्र से क्या बना, प्रभुत्व संपन्न, से क्या हुआ, समाजवादी, पै से क्या हुआ, पंथनिरपेक्ष, लो से क्या हुआ, लोकतांत्रिक, और गे से क्या हुआ, गणराज्य। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारा यहां फ्री हो गया और इसका हम क्रम भी याद कर चुके हैं। अब मेरे द्वारा देखने में जो पिछले पेपर्स को मैंने देखा है, उसमें यह देखा गया है कि ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों के बीच में से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है डिटेल में, जिसमें सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी आ चुका है, अदर जो पेपर्स हुए उनमें भी आ चुका है। अब इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, जो आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज बन जाता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन 5 शब्दों का एक बार डिटेल उनका हम तैयार कर लें। तो पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, जिसको हम संवर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जो भारत सरकार है, वो भारत सरकार आंतरिक और बाहरी जो मामले हैं, यानी कि अपना आंतरिक मामला है या वैदेशिक मामला है, जिसको बाहरी मामला भी हम लोग कहते हैं, उसमें भारत सरकार स्वतंत्र है, सार्वभौम है। यानी कि भारत सरकार किसी भी आंतरिक शक्ति या किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं आएगी। भारत सरकार का अपना विचार है, वो स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सकता है। यानी भारत किसी प्रकार से किसी संगठन, किसी देश या किसी अन्य कोई ऐसी शक्ति के दबाव में नहीं होगा जिससे भारत की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो, उसकी सार्वभौमिकता जो है उसका हनन हो। तो उसे हम बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द जो हम देख रहे हैं वह है समाजवादी, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। मित्रों, समाजवादी जो शब्द है, यह एक संशोधन जो हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 के अंदर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, इसके द्वारा इस सोशलिज्म या समाजवादी शब्द को इस प्रस्तावना के अंदर जोड़ा गया था। हालांकि इसके साथ 2 शब्द और भी जोड़े गए हैं, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन चूंकि आपको ध्यान रखना, यह शब्द जो आया वो आया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवाद होता क्या है। दरअसल ध्यान रखिए, देखिए, समाजवाद जो स्पष्ट करता है, समाजवाद ये कहता है कि देश में, समाज में आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन का जो स्तर है उसमें विषमता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जनता में आय की तो विशेष तौर पे समानता हो,
हालांकि ये बात कहने में अच्छी लग रही है, लेकिन ध्यान रखिए वास्तविकता इससे बहुत कोसों दूर है, क्योंकि आय की विषमता तो जबरदस्त है। आज देश में जो भी कोई समस्या है, जो भी एक स्थिति है, वो आय के कारण ही है। किसी का आय ज्यादा है, किसी का आय कम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत सरकार या मानी सरकारें फेल हैं इस मुद्दे पर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बात संविधान की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान भी कहा गया है कि आय, प्रतिष्ठा और जीवन यापन के जो स्तर हैं उनमें विषमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक विद्रोह का जो मुख्य कारण बन जाता है वो बन जाती है आय की विषमता। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का आय कम होती है, एक व्यक्ति का आय ज्यादा होती है। देखिए मित्रों, आज हम देखते हैं कि 16 लाख स्टूडेंट रीडी की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको विचार किया जाए क्या उनका भाव देश की सेवा करने का है, तो ये 16 लाख हो सकता है यही कहेंगे कि हाँ हम देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मेरे विचार में देश की सेवा तो हम अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी में आके देश की सेवा की जाए, लेकिन ये यथार्थ है कि जो सरकारी नौकरी का आकर्षण है, सरकारी नौकरी की जो सुविधाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि देश में कुछ भी हो, राज्य में कुछ भी हो, कम से कम एक जो निश्चित इनकम होती है, सरकार की जो पेमेंट है बहुत ज्यादा पेमेंट होती है, बहुत कम पेमेंट नहीं, बहुत अच्छी तनख्वाहें होती हैं, वो तनख्वाहें फिक्स रूप से आ रही हैं। तो इसलिए व्यक्ति जो है सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो एक आय की विषमता जो है वो जबरदस्त यहां आती है। तो इसलिए इनकम के लिए ये सीधी सीधी बात है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए जाता है। तो यहां बात जो रखी गई है वो आय, प्रतिष्ठा व जीवन यापन के स्तर में विषमता की बात नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश में जितने भी उत्पादन के साधन और वितरण के जो साधन है उनका उपयोग इस तरीके से किया जाए उसका लाभ पूरे समाज को मिल सके, किसी व्यक्ति विशेष को ना मिले। चाहे इसके लिए सरकार को राष्ट्रीयकरण की ही प्रक्रिया क्यों ना अपनानी पड़े। और ध्यान रखिए कि राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही यह संभव हो सकता है, ताकि जो उत्पादन जो है उसका लाभ पूरे समाज को मिल सके, और यही समाजवाद की परिभाषा है। अगली जो बात है वो है पंथ निरपेक्ष की, जिसको सेक्युलर हम लोग कहते हैं। मित्रों ध्यान रखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दो शब्द अलग अलग है, इनके अर्थ भी अलग अलग आते हैं, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर अलग हम चर्चा करेंगे कि भारत पंथ निरपेक्ष है कि भारत धर्म निरपेक्ष है। लेकिन यहां पंथ निरपेक्ष जो शब्द आया है यह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इस पंथ निरपेक्षता की बात ध्यान रखिए कि संविधान सभा के अंदर जो ब्रजेश्वर प्रसाद थे संविधान सभा के सदस्य, उन्होंने उस समय यह बात रखी थी कि प्रस्तावना जो शब्द है, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया जाए। लेकिन उनका यह प्रस्ताव उस समय अस्वीकार कर दिया गया था। फिर एसआर बोमई बनाम भारत संघ जो मामला आया, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के मूल ढांचे में उसके बाद शामिल किया गया था। चौथा जो शब्द यहां आ रहा है जिसको हम डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक कहते हैं। दरअसल हमारे देश की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा जनता का शासन, इस तरह की बात काफी बच्चे हम लोग करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ये ठीक है कि लोकतंत्र का मीनिंग ही ये है कि जनता का शासन है। अब सवाल देखिए, यहां जो सरकार है जो स्थिति, क्योंकि मैंने अब ये स्टार्टिंग में आपसे कहा कि प्रस्तावना पर यदि हम ध्यान दें तो सर्वोच्च जो स्थिति में वो हम भारत के लोग, वो जनता की बात है। भारत की शक्ति जो है वो जनता में ही समाहित है। हालांकि सर्वोच्च ऊपर है तो संविधान है, संविधान से ऊपर यदि बात होती तो फिर जनता की बात वहां पर आ जाती है। क्योंकि ऐसा भी संविधान में कोई कानून बने जिससे जनता ही परेशान हो जाए तो वो लाभदायक स्थिति में नहीं होता है। तो भारत सरकार की जो शक्ति का स्रोत मैंने बताया कि जो भारतीय जनता है, और जनता जो है इसका जो प्रयोग है वह प्रत्यक्ष रूप से या जनता जो है प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम। पांचों पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है रिपब्लिक यानी कि गणराज्य का। गणराज्य का देखिए ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है यहां से कि इसका जो प्रयोग है, क्योंकि भारत संघ जो देखिए क्या है, इसका मीनिंग जो होता है भारत जो संघ है
इस भारत संघ का जो प्रधान है, प्रधान का मीनिंग होता है अर्थात राष्ट्रपति जो है उसका पद जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। राष्ट्रपति का यहां पर निर्वाचन होगा 5 वर्ष के लिए, यह संविधान के अंदर तय किया हुआ है। क्योंकि राष्ट्रपति का अनौपचारिक पद हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन वहां पर जो राष्ट्र का जो प्रधान है उसका पद वंशानुगत है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो है यह वंशानुगत नहीं है। हमारे देश का जो प्रधान है यानी कि राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार जो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य जो शब्द हैं इनकी परिभाषा मैंने आपको क्लियर की है। एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन बना सकता है और आपको यदि समझ में आ गया तो आप ध्यान रखिए कि आपका प्रश्न किसी भी कीमत पर गलत नहीं होगा। तीसरे पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुत्व। ये संविधान के उद्देश्य माने गए हैं। देखिए अब हम यह जो डिस्कस करेंगे वो न्याय, स्वतंत्रता, समता जिसे समानता भी कहते हैं और बंधुत्व, इनकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में लेंगे। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो बेस से पूछे जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थी इनको तैयार नहीं कर पाता और वो कह देता है कि पेपर बहुत टफ हो गया। पेपर टफ नहीं होता, पेपर होता क्या बुनियादी तरीके से बन जाता है। यानी कि एक स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट को काफी बार ऐसा देखा गया है उसे बहुत जोर पड़ता है पढ़ने में, क्योंकि और हो भी जाता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये एक स्वभाव बन जाता है कि एमए बीएड करने के बाद या बीए बीएड करने के बाद वापस हम 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास की बुक्स को पढ़ें तो बड़ा एक बोरियत से महसूस होती है। जबकि सत्यता यह देखा होगा आपने कि जो 3rd ग्रेड टीचर होता है वो 2nd ग्रेड बन जाता है, जो 2nd ग्रेड वाला होता है वो 1st ग्रेड बन जाता है। क्योंकि वो टीचर क्या है कि गहराई से उन किताबों को पढ़ रहा होता है और पढ़ा रहा होता है और पेपर बन के उन्हीं में से तैयार होता है। इसलिए क्या है कि वो जल्दी जल्दी सेलेक्ट उनमें होता चला जाता है। तो यहां ध्यान रखिए कि पेपर बेस जब बन जाता है तो हमें बहुत ऐसा लगता है पेपर बहुत गहराई से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बुक्स देखिए वो 5th क्लास की बुक से है, 6th क्लास की बुक से, 8th क्लास की बुक से, तो कहां गहराई से पेपर है, कोई एमए की बुक से तो आया नहीं है। तो बस बेस है, हम लोग गाइड के फेर में बस गाइड्स में उलझे रहते हैं। और एक गाइड नहीं 4-4, 5-5 गाइड्स स्टूडेंट्स के पास मैंने देखी है, जबकि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि तमाम गाइड्स का 90% मैटर सेम होता है। और वो बहुत ज्यादा मतलब आप ये मानिए कि फर्ज ये बनता है कि एक बुक को हम ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ें, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा किताबों को कम से कम बार पढ़ करके और बहुत ज्यादा लॉस में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा तनावग्रस्त स्थिति उनकी बन जाती है। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं, हमने कहा कि बेस हमें तैयार करना है और बेस तैयार करने के लिए अब हम देखते हैं बात न्याय पर करते हैं। देखिए न्याय, जस्टिस, देखिए न्याय जो है हमारे देश में जो प्रस्तावना लिया गया, ये रूसी क्रांति से, जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उससे प्रभावित है। ध्यान देना, रूसी क्रांति 1917 से जो प्रेरित है वो है न्याय। न्याय जो प्रस्तावना लिया गया 3 प्रकार का न्याय लिया गया है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा कि किस प्रकार कौन सा न्याय समाहित नहीं है। अब वो तीसरा जो न्याय है वो कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि 3 प्रकार के न्याय है, एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। चौथा न्याय हो सकता है सांस्कृतिक न्याय हो, चौथा न्याय कोई और न्याय हो सकता है, लेकिन 3 प्रकार के न्याय, रिपीट अगेन, क्या कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन 3 प्रकार के न्याय जो प्रस्तावना के अंदर शामिल किए गए हैं। अब हम न्याय को देखिए कि न्याय होता क्या है। दरअसल देखिए, राज्य जो है जब सर्वसाधारण के लिए कल्याण का उद्देश्य अपने समक्ष रखता है, क्योंकि राज्य का ये दायित्व बनता है। राज्य का क्या दायित्व है कि वो जो सर्वसाधारण है यानी जो जनता है, उस जनता के हर संभव उसके कल्याण का प्रयास करे। कहीं ऐसा ना हो कि वर्तमान की तरह कि भारत सरकार, जैसे हम देख रहे हैं भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें जो हैं वो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए लगभग 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में अभी केस कितने से केस है, मानिए 4 लाख केस हम लोग मान लेते हैं या 5 लाख केस हम लोग मान लेते हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे इस समय याद नहीं है। तो आप ध्यान रखिए उनमें आप 135 करोड़ की जनसंख्या में आप 4-5 लाख लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा सकते पूरा देश मिल करके, तो सोचिए कि सरकार ये फेलियर है या सरकार पास होने की स्थिति में है। तो ये इस प्रकार
जो कार्य ऐसी कोई व्यवस्था जब हो जाती है तो ये दायित्व तो सरकार का बनता है। तो सरकार जब सर्वसाधारण के कल्याण के बारे में सोचती है तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए वह न्याय होता है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की कि सामाजिक न्याय क्या है। देखिए सामाजिक न्याय में ध्यान रखिए कि किसी भी व्यक्ति, महिला और पुरुष दोनों की हम यहां बात हो रही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं, उनसे जाति, रंग, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, प्रथा या रीति रिवाज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनका डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मूलाधिकार का आएगा उसमें हम लोग आर्टिकल 15 के तहत बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आप यह ध्यान रखिए वो सामाजिक न्याय की श्रेणी के अंदर आता है। सामाजिक न्याय का प्रकार क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति किसी से भी, देखो ध्यान रखिए यहां पर व्यक्ति के खिलाफ एक दूसरे के अधिकार की स्थिति पर मिल रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता है? उसके साथ जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, किसी प्रथा या रीति रिवाज के आधार पर भी उसके साथ ध्यान रखिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक जो न्याय है उसकी परिभाषा साफ है, क्या कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी कि आय की जो विषमता है वह समाप्त होगी। अब ध्यान रखिए एक न्याय बीच में और आता है जिसे हम अनुपाती न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपाती न्याय कहते हैं। तो अनुपाती न्याय क्या होता है? तो यदि ये बेस बन जाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के आसपास क्वेश्चन माना चाहिए, हो सकता है थर्ड ग्रेड के अंदर भी आ जाए। तो अब ध्यान रखिए अनुपाती जो न्याय है वो अनुपाती न्याय होता है क्या कि सामाजिक व आर्थिक न्याय का जो मिला जुला रूप है उसे अनुपाती न्याय कहा जाता है। आई रिपीट अगेन कि सामाजिक व आर्थिक न्याय का जो मिला जुला रूप है उसे क्या कहते हैं? अनुपाती न्याय कहते हैं। एक न्याय की स्थिति जो तीसरा है वो राजनीतिक न्याय है, पॉलिटिकल जस्टिस। देखिए यहां पर हर व्यक्ति व नागरिक को जो है वो समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दफ्तर की बात हो या किसी राजनीतिक नेता के दफ्तर की बात हो। वहां तक व्यक्ति की जो है न्याय प्राप्त करने के लिए उसकी अप्रोच होनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो इस प्रकार का राजनीतिक जो न्याय है वह शामिल इसके अंदर किया गया है। तो तीन प्रकार के न्याय, जैसे राजनीतिक माफ कीजिएगा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों प्रकार के न्याय इसके अंदर शामिल किए गए हैं। दूसरा देखिए आगे आता है स्वतंत्रता, क्योंकि देखिए ये सारा डिटेल जो आ रहा है ना वो प्रस्तावना का ही आ रहा है। यदि कोई विद्यार्थी इसको तरीके से पढ़ लेगा तो क्वेश्चन निकालने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। तो स्वतंत्रता, अब यह किस प्रकार की स्वतंत्रता यहां दी हुई है? तो देखिए विचार की स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपने विचार रख सकता है लेकिन विद्रोहात्मक विचार नहीं रख सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति जो है अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार उसके पास है, वह अपनी बात को रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां जमघट इकट्ठा करके हजारों की भीड़ जुटा करके भीड़ को सरकार के खिलाफ बरगलाया जाए या किसी प्रकार का कोई विद्रोहात्मक ऐसा कोई भाषण दिया जाए तो जिससे क्या है कि जो जनता है वो पैनिक हो जाए या कोई विद्रोह हो जाए। इस प्रकार की बात नहीं कह सकते। विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसकी उपासना इस देश के अंदर कर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। किसी के धर्म की आलोचना नहीं की जा सकती। ये अलग बात है कि हम फेसबुक पर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखें कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर लांछन लगाया जाता है। हालांकि ये काम उन असामाजिक तत्वों का है जो धर्म की परिभाषा जानते ही नहीं हैं, यह उनका है। लेकिन चूंकि ध्यान रखें हम यहाँ टॉपिक तैयार कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उस तरीके की बड़ा मुश्किल चीजें हैं यहाँ। एक नेक्स्ट देखिए समता, जिसे हम समानता भी कहते हैं। तो समता या समानता किस बात की? तो ध्यान रखिए यहां नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर, इनकी समानता का अधिकार सबको है, प्रतिष्ठा का और अवसर का। इसमें जैसे सरकारी नौकरी जो है उसके अंदर सबको अवसर यहां दिए जाते हैं। वर्ग विशेष के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति ही आरएस बन सकता है या कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति आरएस नहीं बन सकता, ऐसी स्थिति नहीं है। सबको यहाँ अपनी प्रतिष्ठा प्राप्ति के और उसी अवसर के लाभ यहाँ पर समान रूप से दिए जाते हैं। बंधुता, अब बंधुता कौन सी बंधुता? यह ध्यान रखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता का विकास होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आपस का जो भाईचारा है वह इस प्रकार का हो जाए, हमारे आपस में ऐसे मनमुटाव हो जाएं
कभी मंदिर के नाम पर या किसी मस्जिद के नाम पर, जिससे हमारे देश की जो एकता है, हमारे देश की जो अखंडता है, वह खंडित हो जाए और उसको नुकसान पहुंचे, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बंधुता का विकास हो, जिससे व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो बनी रहे। चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है संविधान के अंगीकृत होने की तिथि। जब इस प्रस्तावना को आप नीचे पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये तिथि लिखी हुई है। तो भारत की जनता के द्वारा, चूंकि मैंने कहा कि सबसे ऊपर लाइन है कौन सी, हम भारत के लोग, नीचे क्या आता है संविधान तिथि की 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को भारत का संविधान भारत की जनता के द्वारा अधिनियमित अंगीकृत किया गया था। पांचवी पर हम देखते हैं कि संविधान के अर्थ निर्धारण में उपयोगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, यहां जो बात है, देखिए संविधान में कभी यदि ऐसा होता है, संविधान की जो भाषा है वो अस्पष्ट हो जाए, संविधान की जो भाषा है वो संदिग्ध होने लगे, तो उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तावना है यही तय करती है कि जो संविधान निर्माता हैं उनका ध्येय क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, उनके विचार क्या हैं, जनता का मार्ग कौन सा है, जनता की दिशा कौन सी है, ये जो सारी चीजें तय होती हैं वो प्रस्तावना के अंदर तय की जाती हैं। तो कभी ऐसी स्थिति बने कि संविधान की भाषा कहीं अस्पष्ट हो रही हो या संदिग्ध होने की बात हो, तो वहां पर उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार ये इसकी क्या है, महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा हम लोगों ने यहां पर की है। अब हम प्रस्तावना के नेक्स्ट बिंदु जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह है प्रस्तावना में संशोधन और प्रस्तावना पर न्यायिक वाद या दृष्टिकोण क्या रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक बार हुआ है, और वो संशोधन जैसे मैंने कहा आपसे कि 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और 1976 के द्वारा ही समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है, एक बार नहीं, आई थिंक मैं समझता हूं कम से 8 से 10 बार तो मैं देख चुका हूं कि जिसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो यहां ध्यान रखिए, इन 3 शब्दों में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इस शब्द में सबसे ज्यादा रूप से जो चौथे नंबर पे जो उसका राइट आंसर बनता है उसमें एकता शब्द को लिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए इसमें अखंडता करके ज्यादा उसको डिफाइन कर दिया, तो इसमें एकता शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इसमें जो जोड़ा गया था वो पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। वो कैसे भी पूछ सकता है आपको। हमारा जो ड्यूटी बनता है, हमारा ड्यूटी ये नहीं बनता कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा। काफी विद्यार्थी सोचते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा देगा, और इस बात को सोचना बहुत टाइम खराब कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, हमें सिर्फ उसका मार्ग कैसा चल रहा है उसके अंदर एंटर नहीं होना है, सिर्फ एक इशारा देखना है वो किस मार्ग पे चलता है, यानी कि उसने किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। तो बस, लेकिन चूंकि टॉपिक तो हमें ध्यान रखना ही है, तो हमारे माइंड में क्या क्लियर हो कि 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1976 के अंदर हुआ था, और उसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और 3 शब्द कौन से थे? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब जो हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना पर जो न्यायिक वाद आए, न्यायिक दृष्टिकोण कैसा रहा था, हमें उस पर खास तौर पे ध्यान देना है। देखिए यहां वाद, 2-3 वादों पर मैं चर्चा करूंगा और उन वादों के द्वारा बताऊंगा कि इन वादों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या निर्णय आया और क्या बात रही। देखिए पहला जो वाद था इसमें 1960 का 1960 का एक वाद आता है जिसे बीरूबारी यूनियन बनाम भारत संघवाद कहा जाता है। बीरूबारी यूनियन बनाम भारत संघवाद में यह निर्णय आया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। यह न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना गया। संविधान को सिर्फ उन्होंने कुंजी की तरह माना। उन्होंने यह माना, न्यायालय ने, कि यह सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। क्योंकि संविधान में कभी ऐसा हो कि एक या अधिक शब्द ऐसे हो जाएं जो अस्पष्ट हो जाएं, तो उनके लिए, उनकी स्पष्टता के लिए प्रस्तावना को मार्गदर्शक माना जा सकता है। ये निर्णय जो था वो बीरूबारी यूनियन
बनाम भारत संघवाद में था। अब इस निर्णय के विरुद्ध जो फिर वाद जो दायर हुआ उसे हम जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के नाम से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है ये संविधान की जो दुनिया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से माना जाता है, क्योंकि यहां पर 13 जजेस की पीठ बैठी थी, जिसमें 13 जो जज थे उनमें 7 सकारात्मक थे, पक्ष में थे, और जो 6 थे वो नकारात्मक स्थिति में थे, यानी कि उनका रिजल्ट थोड़ा उल्टा था। तो ये जो निर्णय आया था वो 7-6 में आया था। हालांकि इस पर हम लोग वीडियो दूसरा बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाद है, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है इतना प्रासंगिक नहीं है कि इसको हम बहुत ज्यादा ये डिटेल में उसको लिया जाए। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का वाद है, उसमें जो बीरूबारी यूनियन का जो निर्णय था उसको एकदम उलट दिया गया, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया या ये अपना निर्णय दिया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का ही भाग है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे MM सीकरी, उन्होंने कहा कि संविधान की जो उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान उनमें निहित उदात्त आदर्शों के अनुरूप निर्वचन किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत मामले में संसद संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार यह तय किया गया है कि जो संविधान का जो ढांचा है उसमें किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ से मीनिंग जो मेरा है वो ये है कि कोई चेंज नहीं हो सकता, कि किसी चीज को हटा के एकदम हटा दिया गया। हाँ, संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, और संसद के द्वारा जो संशोधन एक दिन में कितने संशोधन किए जाते हैं उनकी सीमा पर भी कोई सीमांकन नहीं है, लेकिन संसद जो है इसके ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के बाद अब हम बात करना चाहेंगे रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद की। इस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने जो उद्देशिका का ही अनुसरण किया और कहा कि अनुच्छेद 14, 15 और 39 घ के अंतर्गत स्त्री पुरुष दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संविधान का लक्ष्य है, अतः यह मूल अधिकार है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी केशवानंद भारती वाद का अनुमोदन किया गया था और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो आज प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका, जिस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, यहां से आप निश्चित मानिए कोई भी क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला है, और यह टॉपिक आप आराम से जो है इसके नोट्स तैयार कर लें, और रीट ही नहीं, आप कांस्टेबल से RS तक या IAS तक का कोई पेपर दीजिए, उसमें क्वेश्चन आपको यहां से 100% रूप से आपको मिलेंगे। हाँ, कोई करंट अफेयर्स के आधार पर कोई नया जुड़ जाए तो उसके लिए हम आगामी दिन में कोई वीडियो आएगा तो उसके अंदर बात वहां पर रख देंगे। अगला जो वीडियो हमारा जो रहेगा, जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है रीट का आपका मूलाधिकार को लेकर के होगा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की चर्चा मेरी यहीं समाप्त होती है। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का है तो आप उस प्रश्न को इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना कोई भी सवाल जो है उसे कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं, हम निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप हर संभव, हर प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आज के इस तनावग्रस्त माहौल से आपको एक स्वस्थ माहौल आपको प्रदान करे, और आपके अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ईश्वर आपको अपना भरपूर आशीर्वाद दे, आपका सहयोग करे। नए किसी वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।